शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के इस अंक में हम बात करते हैं स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का कि मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कैसे स्मृति स्तर पर पढ़ाया जाता है, इसकी बात करेंगे। तो जो स्मृति स्तर का शिक्षण का प्रतिमान है, इसका जो निर्माता हैं वो हर्बर्ट हैं, आप याद रखिएगा। हाँ, हर्बर्ट का नाम बराबर आता है, तो हर्बर्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका ये हर्बर्ट की देन है। इसके जो प्रतिमान का प्रारूप है, आप प्रारूपों में जानते हैं कि 4 पक्ष होते हैं। तो प्रतिमान में पहला पक्ष है उद्देश्य। इसका पहला पक्ष क्या है? इसका पहला पक्ष है उद्देश्य, और दूसरा पक्ष है संरचना, और तीसरा पक्ष है सामाजिक प्रणाली, और चौथा पक्ष है मूल्यांकन। यानी कहने का मतलब कि जो 4 पक्ष होते हैं किसी मॉडल के प्रतिमान के, उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि इस प्रतिमान को बनाया क्यों गया है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका निर्माण किया गया है। और दूसरे संरचना में यह बताता है कि कैसे यह कार्य करेगा, इसके क्या क्या अंग होंगे, कौन कौन से अंग होंगे। और सामाजिक प्रणाली में उन अंगों के जो कार्य प्रणाली है उसकी व्याख्या होती है। मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचा। तो जो हर्बर्ट महोदय के द्वारा स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान प्रस्तुत किया गया, इसको हम इस सारणी के 2 भागों के रूप में समझ सकते हैं। जिसमें हम पहले पक्ष में देखेंगे प्रतिमान का जो पक्ष है, और दूसरे पक्ष में देखेंगे कि जो स्मृति स्तर पर शिक्षण किया जा रहा है वो क्या है। तो आप जानते हैं कि जो स्मृति स्तर का शिक्षण का प्रतिमान है, उसका पहला पक्ष है उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या क्या होता है? छात्रों को निम्नलिखित जो क्षमताओं का विकास किया जाना, इसका उद्देश्य है। पहला है कि मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाए। जो स्मृति स्तर के शिक्षण में हर्बर्ट ने बताया कि उसमें सबसे पहला पक्ष है कि उनकी जो मानसिक पक्ष हैं उनका विकास किया जाए, और दूसरा तथ्यों का ज्ञान देना चाहिए कि जो तथ्य हैं उनका ज्ञान वो प्राप्त करे, और तीसरा सीखे हुए तथ्यों का ज्ञान देना, और चौथा सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यस्मरण कर लेना, यानी पुनः स्मरण कर लेना। तो ये 4 बातें इसमें लक्ष्य के रूप में है। और इसके बाद आप ये 4 बातें समझ गए होंगे कि पहला क्या है, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण देना, यानी जो उसके सोचने समझने तर्क याद करने की जो बातें हैं। स्मृति स्तर में आप समझने पर जोर नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रटने की बात होती है कि वो क्या उसको ग्रहण कर रहा है कि नहीं। तो उस मानसिक पक्ष का देखेंगे, और उसके बाद तथ्यों का ज्ञान देंगे। तथ्यों के ज्ञान के बाद आप सीखे हुए तथ्यों का ज्ञान देंगे, जो उसका सीख चुके हैं उसको बताएंगे। और जो कुछ उसने सीखा है उसको रिकॉल करना। ये रिकॉल करना यानी फिर से स्मरण करना, यानी प्रत्यास्मरण करना, प्रत्यास्मरण तथा पुनः स्मरण करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो 5वां है तथ्यों को स्मृति में जाने से पहले छात्र उसे रटते हैं और बाद में समझते हैं। जैसे कबूतर है, तो कबूतर आपके सामने बच्चों क्या करता है, कबूतर सबसे पहले उसको देखता है, उसको रट लेता है, उसके बाद समझता है कि कबूतर क्या होता है। इसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो जो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान है, उसकी संरचना की बात की जाए तो उसके संरचना में यहाँ पर आपको 5 चीज़ें मिलेंगी संरचना में। हाँ, हर्बर्ट महोदय ने स्मृति स्तर के शिक्षण में 5 चीज़ें बताई। सबसे पहले ये 1 नंबर पर प्रस्तावना। इसके 2 भाग हैं, जिसमें प्रस्तावना और उद्देश्य कथन 2 बातें आती हैं। जैसा कि आपने प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को पूरा करते समय प्रस्तावना कौशल को देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रस्तावना किस तरह से निकाला जाता है। प्रस्तावना का तात्पर्य होता है कि जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान से नए ज्ञान तक पहुंचा देना, वर्तमान ज्ञान तक जोड़ देना। और दूसरी बात होती है प्रस्तुतिकरण की, कि किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाए। और तीसरी बात है तुलना और संबंध की, कंपैरिजन
एंड असर्टेशन, हाँ, कैसे उसको कंपेयर किया जाए और कैसे उसे एग्जिस्टेंस किया जाए, यानी उसका संबंध कैसे देखा जाए। और चौथा है उसका निष्कर्ष। चौथा क्या है? चौथा उसका है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब उसने क्या निष्कर्ष निकाला है, यानी एक सामान्यीकरण तक पहुँचेगा ना बालक। जैसे कोई प्रस्तावना आप पहुँचाए कि आप उसके बालक के पूर्व ज्ञान से उसको नए ज्ञान की ओर ले गए। अब आपने उद्देश्य कथन कर दिया तो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण होगा तो बालक क्या करेगा, उसमें तुलना करेगा और संबंध देखेगा कि जो चीज़ें वो जानता है और जो नई चीज़ें हैं उसमें संबंध करेगा और निष्कर्ष और सामान्यीकरण करेगा। उसका निष्कर्ष निकालेगा, उस पर सामान्यीकरण करेगा। और जब निष्कर्ष निकाल लेगा बालक, तब संरचना में यह व्यवस्था है कि वह उसका प्रयोग करे। क्या करे? उसको प्रयोग मिले, यानी सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना और संबंध, उसके बाद निष्कर्ष या सामान्यीकरण। और जब निष्कर्ष निकाल लेगा तब वो क्या करेगा? उसका उपयोग करेगा, उसका अनुप्रयोग करेगा। तो ये संरचना के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो इसकी सामाजिक प्रणाली है, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान को हर्बर्ट ने बताया, इसकी जो सामाजिक प्रणाली है उसमें कक्षा में केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है और महत्वपूर्ण होता है। इनका जो टीचिंग का कंसेप्ट है वो टीचर सेंटर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर कक्षा में केवल शिक्षक ही सक्रिय और महत्वपूर्ण होता है। छात्रों के समक्ष क्या करता है? शिक्षक पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करता है, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उन्हें प्रेरणा देता है। यानी जो विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं, शिक्षक उनके सामने क्या करता है? पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करेगा। जब पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करेगा, प्रस्तुत करने के साथ ही वह छात्र की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित भी करता है और उन्हें प्रेरित भी करता है। छात्रों का स्थान इसमें गौण होता है, वो सीखने के लिए है, वो फॉलो करने के लिए होते हैं। और छात्र जो है शिक्षक को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं। अब प्रेरणा जो का वाह्य स्वरूप यहाँ प्रयुक्त होता है। यहाँ प्रेरणा का कौन सा स्वरूप प्रयुक्त होता है? वाह्य स्वरूप प्रयुक्त होता है। अब हम बात करें इसके मूल्यांकन प्रणाली की, सहायक प्रणाली की, तो सहायक प्रणाली में हर्बर्ट महोदय ने कहा कि जो सहायक प्रणाली है, मूल्यांकन लिखित और अलिखित होता है। परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण तथा विज्ञान के पक्ष या महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रत्यास्मरण रिकॉल पर महत्वपूर्ण किया जाता है। इस पर जो इसमें इसके सुझाव हेतु देखें तो इसके सुझाव हेतु है कि जो पाठ्यवस्तु को सार्थक बनाया जाए और पाठ्यवस्तु को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर देखिए पाठ्यवस्तु को जो है क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसका भी अपना प्रभाव पड़ता है। अभ्यास के लिए उचित अवसर दिए जाए, समय दिया जाए तो भी इसका प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण होता है। और थकान के समय शिक्षण न किया जाए, क्योंकि थकान के समय शिक्षण करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, रटने पर जोर होता है, वो रटा नहीं पाएंगे। और सुनिश्चित पुनर्बलन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शिक्षण बेहतर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब उसके लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।